हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल पर आपकी इंग्लिश की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, मैंने जैसा आपको हमेशा बताया है कि स्पोकन इंग्लिश सीखी जा सकती है। बहुत लोग तो टॉपिक वाइज सीखते हैं और कुछ लोग रैंडमली भी सीख लेते हैं। कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया, उसको सीख लिया। लेकिन अगर एक प्लान के तहत स्पोकन इंग्लिश को सीखने की कोशिश की जाए तो हम ज़रूर ही इंग्लिश में लिखना या बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, इसी कोशिश के तहत मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। स्पोकन इंग्लिश लेसन्स, ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में मैं लेसन 1 से करता हुआ बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंग्लिश आप कैसे एक एक करके, एक एक सीढ़ी चढ़ के कैसे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो लेसन हम करने जा रहे हैं वो है स्पोकन इंग्लिश लेसन 9 पार्ट 1। आज दोस्तों हम लेसन 9 का पार्ट 1 करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लेसन 9 का पार्ट 2 करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के लेसन्स यानी कि लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही सुझाव दूंगा कि आपको पहले वो लेसन्स भी देख लेने चाहिए जिससे कि आप इस लेसन को और भी अच्छी तरह से समझ सकें। वैसे मैं हर लेसन को ऐसे बताता हूँ कि आप बहुत पीछे गए हुए बिना भी लेसन को वहीं पर ऑन द स्पॉट ही सीख सकें। तो दोस्तों, आज जो स्ट्रक्चर हम सीखने जा रहे हैं, आज जिस तरह का सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे वो है इंट्रोडक्टरी देयर वाले सेंटेंसेस। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्टरी देयर इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्टरी वर्ड जो बना है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन से बना है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय और इंट्रोडक्टरी का मतलब है परिचय देने वाला। यानी कि जब हम किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में किसी को बताते हैं, जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, या मुंबई में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, या अमेरिका में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है जहां हम घूमने के लिए चलेंगे, या मेरे गांव में एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। या हम बोलते हैं मेरे पड़ोस में एक आदमी है जो कि बड़ा ही अच्छा है या जो बहुत ही पागल है जैसा भी बोलना हो। तो जब हम इस तरीके से किसी को किसी और के बारे में बता रहे होते, किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में, तो दरअसल हम उस आदमी या उस चीज़ या उस जगह का परिचय किसी को दे रहे होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी कहा गया। और देयर क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इंट्रोडक्शन देने वाला देयर, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। परिचय देने वाला देयर यानी परिचय देने वाले वाक्य जो देयर से स्टार्ट होते हैं, ये मतलब है इसका। तो आप समझ गए दोस्तों। अब हम आते हैं कि ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, ये रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर। और सेंटेंस दो प्रकार के हम सीखेंगे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य जिससे हाँ का पता चलता हो। जैसे मेरे गांव में एक मंदिर है, ये एक अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य है। और मेरे गांव में एक मंदिर नहीं है, वो एक नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य होगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाने के पहले अगर हमें उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा है, जो गठन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो रचना है उस सेंटेंस की, अगर वो हमको पता हो तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं इंट्रोडक्टरी देयर वाले, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है देयर से स्टार्ट करेंगे प्लस इज या आर। इज या आर में से कोई एक यूज़ होगा एक सेंटेंस में। इज या आर में से कौन सा यूज़ होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि इसके बाद जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर में वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन में है, तो आपको इज का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो आपको सब्जेक्ट के लिए आर का इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपको इज या आर पहले आता है सब्जेक्ट से, तो आपको पहले ही देख लेना पड़ेगा कि आप जो सब्जेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके हिसाब से आपको पहले से डिसाइड करके इज या आर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है दोस्तों? ये एक नई चीज़ हो सकता हो आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज का मतलब है दोस्तों शब्दों का समूह जिससे थोड़ा सा अर्थ मिलता हो, उसी को फ्रेज कहते हैं। मुहावरे भी होते हैं फ्रेज, और शब्दों के समूह भी होते हैं जिनसे हमको थोड़ा सा अर्थ मिलता हो, थोड़ी सी मीनिंग मिलती हो। तो फ्रेजेस का क्या इस्तेमाल है? फ्रेजेस का ये इस्तेमाल है कि फ्रेजेस को किसी भी सेंटेंस में डाल के हम अपना सेंटेंस को भी अच्छी तरह से बना सकते हैं और अपनी बात को अच्छी तरह से बता सकते हैं। यही फ्रेजेस का काम होता है। तो इस प्रकार का अगर कोई शब्दों का समूह है यानी फ्रेज है, और अगर उसमें एक प्रेपोजिशन भी है जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, बीनीथ, अबव, बिलो,
ये सारे के बिहाइंड, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। तो अगर ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें कोई प्रेपोजिशन भी हो तो उसी फ्रेज को जिसमें प्रेपोजिशन भी है प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये किस प्रकार के शब्दों के समूह होंगे? जैसे हम कहते हैं ना इन द क्लासरूम, जैसे आपको बोलना हो कि मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप बोल सकते हैं ना देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम। तो इन माई क्लासरूम 3 शब्द है तो शब्दों का समूह हो गया, उसमें इन एक प्रेपोजिशन है। अच्छा दोस्तों, प्रेपोजिशन को प्रीपोजिशन बोलते हैं अपने यहाँ, लेकिन वो सही उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण है प्रेपोजिशन, इसीलिए मैं प्रेपोजिशन बोल रहा हूँ, कहीं आपको लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्रीपोजिशन ठीक है हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो इसको प्रेपोजिशन कहना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऐसा फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये दोस्तों पॉजिटिव का, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमको इसी स्ट्रक्चर में नो या नॉट का इस्तेमाल करना होता है, ऐड कर देना होता है और कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करना होता। जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है मैंने यहाँ पर, देयर प्लस इज या आर प्लस या तो नॉट यूज़ कर सकते हैं आप या आप नो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी ये दे दूँ कि इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें नॉट से ज़्यादा नो का ही इस्तेमाल होता है। नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन 90% 95% नो का ही इस्तेमाल होता है। तो देयर प्लस इज या आर प्लस नॉट या नो प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वही है प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी इन द क्लासरूम, ऑन द बेंच, इस प्रकार से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गए। अच्छा दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स का, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो ये इज और नॉट को इजंट लिख देंगे और आर और नॉट को आरंट कहेंगे। तो नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा देयर इजंट या देयर आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर। अब इन सेंटेंसेस में ये जो सब्जेक्ट है ये कौन से होंगे? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ नाउन्स होते हैं, सिर्फ नाउन्स। वैसे भी दोस्तों नाउन्स ही सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनना मुश्किल है, नाउन ही ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे। तो नाउन सब्जेक्ट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया की कोई भी जगह, सब नाउन है। तो यानी कि जब हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे तो हम यहाँ किसी आदमी का भी नाम लिख सकते हैं, उसको अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी जगह का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे देयर इज़ अ सिटी इन द USA या देयर इज़ अ मैन इन द रूम, या किसी चीज़ का नाम बोल सकते हैं, देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन विच इज़ वेरी गुड, इस प्रकार से। तो दोस्तों आप समझ गए कि ये कैसे सेंटेंसेस और क्या स्ट्रक्चर से और सब्जेक्ट क्या होगा। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स बताता हूँ जो मैंने लिखे हैं। एग्जाम्पल्स को देख के और भी अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगा कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने एक एग्जाम्पल कि देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 28 राज्य हैं। अब ये सेंटेंस कैसा है? भारत में जो 28 राज्य हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं किसी को, उनका परिचय किसी को दे रहे हैं, इसीलिए ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ। इन सेंटेंसेस में देयर की कोई मीनिंग नहीं होती, सिर्फ ये सेंटेंस ऐसे इस प्रकार से बन सकें इसीलिए इनमें देयर का इस्तेमाल होता है। इनमें, इन सेंटेंसेस में देयर सब्जेक्ट नहीं है, ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें देयर सब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंसेस में देयर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट यहाँ पर आता है ऐसे सेंटेंस में। देयर तो ये सिर्फ ऐसे ही है, बिना मतलब के है, इसलिए है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस बन सके। इंग्लिश में ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं कि वो सेंटेंसेस बन सकें, उन सेंटेंसेस में उन वर्ड्स की कोई मीनिंग होती नहीं है। तो देयर आर क्यों लगा दोस्तों? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, स्टेट्स बहुवचन में है। तो जब भी सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल का होगा तो हमको उसके साथ आर लगाना है। तो इसलिए देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया प्रेपोजिशनल फ्रेज है, 2 शब्द है तो ये फ्रेज हो गया, शब्दों का समूह, और इसमें इन एक प्रेपोजिशन है इसीलिए इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। तो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों का परिचय हम किसी को दे रहे हैं। जैसे वैसे ही उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लिखा कि कमरे में कोई भी नहीं है। हम किसी ने किसी को भेजा कहीं कि ज़रा चेक करके आओ कि कमरे में कोई है कि नहीं। उसने आगे बताया कि नहीं जी कमरे में तो कोई भी नहीं है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ध्यान से तो देयर इज़ के बाद नो या नॉट का इस्तेमाल, तो हम नो का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर नो का इस्तेमाल होता है।
तो देयर इज नो वन, वन इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों, कोई, तो कोई भी नहीं, नो वन। देयर इज, और ये सिंगुलर है, एक वचन में, इसीलिए इज का इस्तेमाल हो रहा है। देयर इज नो वन इन द रूम। इन द रूम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी शब्दों का समूह है और उसमें इन एक प्रेपोजिशन है। तो देयर इज नो वन इन द रूम, कमरे में कोई भी नहीं है, बन गया सेंटेंस। अगर दोस्तों यहां बोलना होता कि कमरे में बहुत सारे लोग हैं, तो हम कैसे बोलते? देयर आर मैनी पीपल इन द रूम। देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, कमरे में बहुत सारे लोग हैं। तो ये बहुत ही आसान है। जब आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, तो आप खुद से अपने दम पर, बिना कोई रट्टा मारे हुए, अपने दम पर किसी के भी साथ दुनिया में कहीं पर भी इंग्लिश बोल सकते हैं। खाली एक बार ये स्ट्रक्चर की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। उसके बाद है दोस्तों, जैसे पंजाब हमारा राज्य है और पंजाब में 5 नदियां होती थी पहले, तो इसीलिए उसका नाम ही है पंजाब। पंज का मतलब है 5, आब का मतलब होता है पानी, पंजाब। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि कोई बता रहा है देयर आर मैनी रिवर्स इन पंजाब। हिंदी में क्या मीनिंग है दोस्तों? पंजाब में बहुत सी नदियां हैं। तो पंजाब में जो बहुत सी नदियां हैं उनका परिचय दिया जा रहा है, इसीलिए हमने ये इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में हमको बनाना चाहिए। तो चूंकि रिवर्स इसमें सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए आर का इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों बना सेंटेंस, देयर आर मैनी रिवर्स इन पंजाब। तो ये स्ट्रक्चर को अगर देखें, देयर आर मैनी रिवर्स इन पंजाब, तो ऐसे बनते दोस्तों सेंटेंस। बहुत ही आसान है बनाना। उसके बाद जैसे कोई एटीएम में गया पैसे निकालने के लिए और उसने देखा कि जो आदमी निकल रहा है वो खाली हाथ है, तो उसने उससे पूछा कि एटीएम में पैसे नहीं है क्या? तो वो कह रहा है कि हाँ जी, एटीएम में पैसे नहीं है। एटीएम में पैसे नहीं है। अब जो पैसे जो होते वहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है कि पैसे नहीं है, इसलिए देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और ये सेंटेंस बना, देयर इज़ नो मनी, मनी इसमें सब्जेक्ट है हमारा, देयर इज़ नो मनी इन दी एटीएम, एटीएम में पैसे नहीं है। ऐसे दोस्तों उसके बाद एक एग्जाम्पल है कि कोई अपनी क्लास के बारे में बता रहे हैं कि मेरी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका परिचय कोई दे रहा है, यानी उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सेंटेंस बनेगा, देयर आर गुड स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर गुड स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में अच्छे छात्र हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए उसके साथ आर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस ऐसे बनाए दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर से आप समझना चाहते हैं, देयर आर गुड स्टूडेंट्स इन माई क्लास। उसके बाद दोस्तों कोई चाय पी रहा था और जिसने चाय बनाई वो चीनी डालना भूल गया चाय में। तो जिसने पी चाय वो बता रहा है बनाने वाले को कि चाय में तो चीनी है ही नहीं, चाय में चीनी ही नहीं है। तो ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस है, देयर इज नो शुगर इन द टी। ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, मैं आपको बताता हूं। देयर इज नो शुगर, शुगर हमारा सब्जेक्ट है, देयर इज नो शुगर इन द टी प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि चाय में तो चीनी है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों कोई कहीं पार्टी में गया था और वो फ़ोन पर किसी को बता रहा है, अगर उससे किसी ने पूछा हो कि भाई पार्टी में तो बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो देयर आर मैनी गेस्ट्स। इसमें गेस्ट्स दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। देयर आर मैनी गेस्ट्स इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे मेहमान हैं। तो दोस्तों देखा आपने ये कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को बनाना कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज हमने बनाए हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये है लेसन 9 पार्ट 1। लेसन 9 के पार्ट 2 में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चंस, सवाल। कि अगर यही सवाल होते कि जैसे यहाँ बताया जा रहा है अफर्मेटिव में कि भारत में 28 राज्य हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। अगर यही सवाल पूछना होता क्या भारत में 28 राज्य हैं, तो हम बनाते आर देयर 28 स्टेट्स इन इंडिया। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। क्या भारत में 28 राज्य हैं? सकारात्मक। क्या भारत में 28 राज्य नहीं है? नकारात्मक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। इसके पहले हमने टू बी का स्ट्रक्चर कर लिया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में। ये भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में करेंगे और उसके बाद फिर हम एक दूसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही एक एक स्टेप करके हमको सीखनी चाहिए इंग्लिश।
और मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स, उसमें जाके आपको सारे लेसन्स एक एक करके पढ़ने चाहिए और एक एक स्टेप करके इंग्लिश को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया और अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 हम सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।